तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे कि जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है समाजवाद क्या है। आखिर चैप्टर का नाम ही है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसलिए हम देखें कि समाजवाद क्या है, आखिर समाजवाद क्यों जरूरी है, समाजवाद किसे कहते हैं। और कोई कहेगा कि अगर ये देश में समाजवाद है तो उसमें क्या है, तो वो पढ़ेंगे। तो देखिए कहते हैं समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को एक वर्ग विहीन तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर जोर देता है। वर्ग विहीन मतलब कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी भावना है जो कि मतलब अपने समाज को, जैसे कि हम लोगों का समाज है उसमें कई जाति रहता है, तो जाति एक भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये इसको कहते हैं वर्ग विहीन। इसके बाद शोषण मुक्त, यानी कि अगर उसमें कोई गरीब है उसके बाद कोई अमीर है तो वो अमीर व्यक्ति गरीब को शोषण नहीं करे, इसको हम कहते हैं शोषण मुक्त। यानी कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी भी समाज में समाज के लोगों पर शोषण मुक्त तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर देता है। यानी कि अगर कहेगा कि इसको ये समाजवाद है क्षेत्र या राज्य, तो उसमें क्या होगा कि कोई अमीर व्यक्ति गरीब को शोषण नहीं करेगा और वह वर्ग विहीन होगा, उसमें किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जोड़ देता है। और इस विचारधारा में उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यानी कि समाजवाद कहीं है, अगर माने कि कोई देश है, शायद चीन में समाजवाद है और कहीं समाजवाद है, ठीक है, तो वह क्या होता है कि जितना का भाई उत्पादन होगा, जैसे कि कोई किसान खेती करके उपजाता है, कोई किसी प्रकार से अपना मतलब उत्पादन करता है, तो वह क्या करेगा कि उस पर सरकार का अधिकार होता है। लेकिन उसका जो उपयोग करेगा, उसका जो काम करेगा वो पूरे समाज के लिए करेगा, बराबर काम करेगा। तो इसी विचार को कहते हैं समाजवाद। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी जाति धर्म सभी यानी कि सभी लोगों के समान अधिकार दिया जाता है। तो कहते हैं जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। एकदम लिख दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समाजवाद समझ आया होगा। अब दूसरा देखते हैं कि स्वप्नदर्शी समाजवाद क्या है। यानी कि जब आप पढ़े होइएगा तो इसके बाद समाजवाद आया होगा, इसके बाद इसका उत्पत्ति आया होगा। जब उत्पत्ति पढ़े होइएगा तो उसमें दो वर्ग बना, एगो श्रमिक वर्ग, एगो बना पूंजीपति वर्ग। तो क्या हुआ कि उसके बाद दो वर्ग बना ना, तब कौन आया, तब पूरा समाज को है जो वो दो दृष्टि से बांट दिया गया, ऐतिहासिक दृष्टि से बांटा गया, जिसका नाम पड़ा एक का यूरोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी, दूसरा पड़ा कार्ल मार्क्स या साम्यवादी। तो वही देखे हैं कि स्वप्नदर्शी समाजवाद क्या है। यानी कि केवल सपना देखता था, उससे कुछ होता तो नहीं था, बस सपना देखता था कि हाँ समाज को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन होता नहीं था। तो इसके बारे में देखेंगे कि स्वप्नदर्शी समाजवाद क्या है। शायद आया भी है कई बार एग्जाम में, तो बढ़िया से देखिएगा। देखिए लिखे हैं यूटोपियन समाजवाद विचारधारा आदर्शवादी था। मतलब ये जो समाजवाद है, स्वप्नदर्शी को ही यूटोपियन कहा जाता है और यह आदर्शवादी है। मतलब यह सही है, कुछ हद तक सही है। मतलब कि आखिर सही है कैसे सही है, क्योंकि यह शुरुआत यही किया था, कार्ल मार्क्स से पहले तो यही आया था, तो इसलिए आदर्शवादी है, यानी कि अच्छा है। ठीक है, परंतु इसे स्वप्नदर्शी समाजवाद इसलिए कहा गया, और इसे स्वप्नदर्शी यानी केवल सपना देखने वाला इसलिए कहा गया क्योंकि इनके कार्य करने के तरीके अव्यवहारिक थे। अब कहिएगा अव्यवहारिक मतलब क्यों हुआ, तो अव्यवहारिक मतलब ये हुआ सिर्फ कहने को। वह बोल देगा कि इस समाज में आज ये हो जाएगा, आज वहाँ ये हो जाएगा, इसको समाज को हम लोग बदल के रख देंगे, लेकिन होगा नहीं। तो इसी को कहते हैं अव्यवहारिक, यानी कि सिर्फ कहने को, करने को नहीं, इसको कहते हैं अव्यवहारिक। तो इसके काम करने के तरीके जो थे ना वो अव्यवहारिक था, तो इसलिए क्या हुआ कि यह सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस विचारधारा में अधिकतर विचारक जैसे सेंट साइमन, लुई बल्लाफोरियर आदि फ्रांस के थे। मतलब कि समाजवाद में जो श्रमिक वर्ग इस स्थिति से गुजर रहा था, तो उसको उबारने के लिए जो लोग आए वो क्या था, वो सारा फ्रांस का था। और फ्रांस का जो था वो पूरा शांति विचार से सहमत था कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अच्छा से पूंजीपति जो श्रमिक पे शोषण कर रहा है उससे बात मनवा देंगे और सभी को अच्छा एक अधिकार दिलवा देंगे और पूरे को समाजवाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि शांति विचार से लुई बल्लाफोरियर था, समाज में शांतिपूर्ण विचार से सहमत थे, यानी कि ये सब शांतिपूर्ण विचार से सहमत थे। फिर भी इनका कुछ योगदान था, मतलब कि शांतिपूर्ण से सहमत था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन योगदान तो था ना। कैसे था, तो क्योंकि यह शुरुआत किया था, शुरुआती यह है। उसके बाद इसकी असफलता को सीख करके कार्ल मार्क्स आगे बढ़ा। ठीक है, इसका योगदान है, इनकी असफलता को सीख कर कार्ल मार्क्स आगे बढ़ा। तो यूटोपियन समाजवाद में मात्र इतना लिखना है, 2 नंबर आपका। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा। तो अभी देखते हैं अगले स्लाइड। मार्क्स का जन्म 5 में 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था, ये तो सबको पता है। ठीक, इसके बाद इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स। इन्होंने बॉन विश्वविद्यालय से आरंभिक शिक्षा ग्रहण की और बाद में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बर्लिन चले गए। कार्ल मार्क्स जो है वह अपना शुरू किया बॉन विश्वविद्यालय से शिक्षा और बाद में जब अच्छा यानी कि उच्च शिक्षा पाने के लिए कहाँ गया, बर्लिन गया।
इसके बाद 1848 में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। देखिए फ्रेडरिक एंगल्स से 1844 में ही मिला था, लेकिन ये दीर्घ नहीं है, लघु है, इसलिए शॉर्ट करके केवल कार्ल मार्क्स के बारे में ही लिख रहे हैं। तो उसके साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया और पुनः 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसे समाजवाद का बाइबल कहते हैं। बस 2 नंबर आपका, यानी कि 1848 में पहले साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया और 1868 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की प्रकाशित किया, जिसे क्या कहते हैं, समाजवाद का बाइबल कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी कैसे। यानी कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ वह एक सर्वहारा क्रांति था। कैसे था मतलब, तो देखिए कैसे था, होगा नहीं, यानी कि श्रमिकों का क्रांति। सर्वहारा मतलब क्या होता है कि जिसमें जो वर्ग सभी जगह से हारा हो, जिसमें मजदूर, किसान, गरीब सब आए, तो उसका क्रांति था। कैसे था, तो इस क्रांति के बाद हुआ जो राजा हट गया, उसके बाद देश में अपने हिसाब से लोग सरकार बनाने लगे, अपने हिसाब से चुन के बनाने लगे, तो हुआ ना। उसके बाद वोट देने का अधिकार हुआ, तो सब हाथ किस में, सब चीज़ का हाथ किस में आ गया, तो जनता में आ गया। तो सर्वहारा क्रांति है। तो इसी बारे में कुछ लिख देना है बस। तो लिखे हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र का स्थापना हुआ। मतलब कि वहाँ जो राजा था उसके स्थान पर गणतंत्र का स्थापना हुआ, यानी कि अपने से लोग सरकार चुनने लगे। व्यक्तिगत संपत्ति का समाप्त हो गया। जैसे कि जो पूंजीपति था, जो उद्योग मतलब नहीं कर सकते कि मतलब पूरे गांव पे उसका कब्जा है, पूरे ज़मीन पे उसका कब्जा है, ऐसा जिसमें भावना था उसको हटा करके पूरा उसको एकदम सबको समान अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। सभी मजदूर किसान को वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार मिला। मतलब व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर दिया, और जितना भी मजदूर, गरीब, किसान, जितना भी था समाज में व्यक्ति, उसको वोट देकर यानी खुद से अपना सरकार चुन सकता है। शोषण मुक्त तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना हुआ। और 1917 की क्रांति के बाद यानी कि शोषण मुक्त, पहले ही बताए थे कि जिसमें मतलब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, वर्ग विहीन मतलब कोई वर्ग नहीं रहेगा, तो इसका समाज का स्थापना हुआ। इसके बाद और सत्ता जनता के हाथ में आ गया, और देश का सत्ता जो है उस जनता के हाथ में आ गया। तो अतः 1917 की क्रांति सर्वहारा क्रांति थी। तो दोस्तों 4 प्रश्न हम देखे हैं और अगले वीडियो में देखेंगे और प्रश्न। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।